शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। विगत 1 दिसंबर को हुए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान की मतगणना गुरुवार 3 दिसंबर को विलासनगर स्थित शासकीय धान्य गोदाम में बनाए गए मतगणना स्थल पर शुरू हुई, जहां पर गुरुवार की शाम तक पहली पसंद के वोटों की गिनती का काम पूरा हो चुका है। पहले पसंद की वोटों की गिनती में कुल 1089 वोट अवैध पाए गए और 29,829 वोटों को वैध मानकर उनकी गिनती की गई, जिसमें से 2 राउंड चली गिनती के बाद निर्दलीय प्रत्याशी किरण रामराव सरनाइक को 6,088 वोट मिले। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी और मौजूदा शिक्षक विधायक साथ ही शिवसेना द्वारा प्रत्याशी बनाए गए प्राध्यापक श्रीकांत देशपांडे को 5,122 वोट हासिल हुए हैं। इसके अलावा पहली पसंद के वोटों की मतगणना में निर्दलीय प्रत्याशी शेखर भोयर को 4,889, संगीता शिंदे को 2,857, डॉक्टर अविनाश बोर्डे को 2,747 तथा भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नितिन धांडे को 2,127 वोट प्राप्त हुए थे। इस चुनाव में जीत के लिए 14,916 वोटों का कोटा तय किया गया है, लेकिन पहली पसंद के वोटों की मतगणना के बाद इस कोटे तक कोई भी प्रत्याशी नहीं पहुंच पाया। ऐसे में अब दूसरी पसंद के वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। यह गिनती रात 9 साढ़े 9 बजे के आसपास शुरू होगी। यदि दूसरी पसंद के वोटों की गिनती में भी क्वालिफाइंग कोटा पूरा नहीं हो पाता है, तब तीसरी पसंद के वोटों की गिनती शुरू की जाएगी, ऐसा निर्वाचन विभाग की ओर से जानकारी मिली है। कुल मिलाकर यह चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी किरण सरनाइक तथा शिवसेना प्रत्याशी प्राध्यापक श्रीकांत देशपांडे के बीच काफी कड़ी टक्कर वाला देखा जा रहा है और अब सारा दारोमदार दूसरी पसंद के वोटों पर जाकर टिक गया है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर समूचे संभाग में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। बता दें कि आज महाराष्ट्र में 6 विधान परिषद सीटों के लिए मतगणना का काम चल रहा है, जिसमें अमरावती संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सहित पुणे के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और पदवीधर निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना भी हो रही है। पुणे के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जयंत आसगांवकर और पदवीधर निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अरुण लाड आगे चल रहे हैं। इसके अलावा औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र से आघाड़ी के ही सतीश चौहान 16,906 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। वहीं नागपुर पदवीधर निर्वाचन क्षेत्र से आघाड़ी के उम्मीदवार वंजारी भी इस समय आगे चल रहे हैं। इसके अलावा धुलिया स्थानिक स्वायत्त निकाय संस्था निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के अमरीश पटेल ने कुल 434 में से 324 वोट हासिल किए और इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की। विगत 30 नवंबर से सरकार द्वारा शालाओं और महाविद्यालयों को खुलने की अनुमति देते हुए 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में अध्ययन का कार्य शुरू करने की अनुमति दी गई, लेकिन इसके बावजूद इन कक्षाओं में अब तक अपेक्षित विद्यार्थी संख्या उपस्थित नहीं हो पा रही, जिसकी सीधी वजह यह है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों में कोरोना संक्रमण को लेकर काफ़ी हद तक भय का माहौल व्याप्त है। ऐसे में फिलहाल शालाओं में उपस्थिति से बचा जा रहा है। अमरावती जिले में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं रहने वाली 548 शालाएं व कनिष्ठ महाविद्यालय हैं, जिनमें अध्ययन व अध्यापन का काम शुरू हो चुका है। इन कक्षाओं में कुल 1,55,000 विद्यार्थी प्रवेशित हैं, लेकिन कोरोना काल के बाद शालाएं खुलने पर कक्षाओं में विगत 9 दिनों के दौरान उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 10,000 से अधिक कभी नहीं रही। यानी विगत 9 दिनों के दौरान कुल संख्या की तुलना में 10% विद्यार्थी भी अपनी कक्षाओं में नहीं पहुंच पाए हैं। मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगनादेश दिए जाने की वजह से विगत सितंबर माह में कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया रोक दी गई थी, जिसे अब दोबारा शुरू किया गया है। इस प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे राउंड के तहत कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु इच्छुक विद्यार्थियों से उनके आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, जिसके तहत 1 दिसंबर की शाम 5 बजे तक 7,250 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया और अब 5 दिसंबर को मेरिट लिस्ट घोषित की जाएगी तथा 9 दिसंबर को मेरिट लिस्ट में शामिल विद्यार्थियों को उन्हें उनकी पसंद क्रम के अनुसार आवंटित किए गए कॉलेजों में प्रवेश लेना होगा। इस आशय की जानकारी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया समिति के सदस्य प्राध्यापक अरविंद मंगले द्वारा दी गई है। जिले में 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के दौरान कार्यकाल खत्म होने वाली 553 ग्राम पंचायतों के लिए प्रारूप मतदाता सूची को संबंधित ग्राम पंचायतों सहित तहसील व पंचायत समिति कार्यालयों में प्रकाशित किया गया है। इन सूचियों पर आगामी 7 दिसंबर तक तहसील कार्यालयों में आपत्ति व आक्षेप दर्ज कराए जा सकते हैं। ऐसी जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट की गई है। कोरोना की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन काल के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा न ली जाए, ऐसा आदेश 12 मई 2020 को ग्राम विकास विभाग द्वारा जारी किया गया था। लेकिन अब कोरोना का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है, परंतु ग्राम सभा लेने के लिए अब तक अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में ग्राम सभाओं के लिए अब भी लॉकडाउन चल रहा है और विकास कामों के लिए अनलॉक होने की प्रतीक्षा की जा रही है। ग्राम सभा के अभाव की वजह से ग्राम विकास की रफ्तार सुस्त हुई है। साथ ही योजनाओं के लाभार्थियों के चयन का काम गड़बड़ा गया है और प्रारूप मंजूर होने के बावजूद अब भी कई विकास कार्य अटके पड़े हैं।
जारी वर्ष में विगत 11 माह के दौरान अमरावती संभाग में भ्रष्टाचार प्रतिबंधक ब्यूरो ने अपने पास आई शिकायतों की जांच पड़ताल करते हुए 76 मामलों में 105 रिश्वतखोरों को रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथ दबोचा है। इस कार्रवाई के तहत पुलिस महकमे में कुल 22 कार्रवाई हुई है, जिसके चलते भ्रष्टाचार के मामले में इस बार भी पुलिस महकमा सबसे अव्वल स्थान पर बना हुआ है। वहीं 17 कार्रवाइयों के साथ राजस्व महकमा दूसरे स्थान पर है। गत वर्ष पुलिस महकमे में 20 और राजस्व महकमे में 19 कार्रवाइयाँ हुई थी। इसके अलावा संभागीय मुख्यालय रहने वाला अमरावती जिला संभाग में शामिल अन्य 4 जिलों की अपेक्षा भ्रष्टाचार के मामलों में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। इन दिनों अमरावती मनपा क्षेत्र के साईनगर व गोपालनगर परिसर में रिहायशी बस्तियों का तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने और उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2019 में तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा 2 करोड़ की लागत से अकोली परिसर में एक नए क्रीड़ा संकुल के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई थी, जिसे प्रशासकीय मान्यता मिलने के बाद इसका निर्माण शुरू करने हेतु अब सरकार की ओर से निधि उपलब्ध कराए जाने का इंतजार किया जा रहा है। शहर में बनने वाले इस नए क्रीड़ा संकुल का निर्माण मनपा की ओर से किया जाएगा और मनपा को ही बतौर एजेंसी नियुक्त किया गया है। इस कार्य हेतु मनपा के पूर्व स्थायी समिति सभापति व क्रीड़ा संकुल सभापति पार्षद तुषार भारती द्वारा क्रीड़ा संकुल के निर्माण हेतु निधि उपलब्ध कराने पर्यावरण व खेल मंत्री के साथ लगातार पत्र व्यवहार किया जा रहा है। वहीं विगत दिनों मनपा प्रशासन की मांग पर राज्य सरकार की ओर से क्रीड़ा संकुल के बुनियादी कार्य हेतु 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस क्रीड़ा संकुल में जॉगिंग ट्रैक, इंडोर स्टेडियम व खुला मैदान बनाए जाने के साथ ही टेबल टेनिस व कबड्डी कोर्ट और स्विमिंग पूल भी तैयार किए जाएंगे। इस हेतु मनपा द्वारा सरकार से लगातार सहायता मांगी जा रही है। साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा भी सरकार के मंत्रियों से इस संदर्भ में कदम उठाने का आग्रह किया जा रहा है। प्रतिवर्ष कक्षा पहली की प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने के बाद इन कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की न्यूनतम आयु को लेकर काफ़ी संभ्रम पैदा होता है। ऐसे में सरकार ने इसे लेकर अंतिम फैसला लेते हुए कहा कि कक्षा पहली में प्रवेश लेने वाले बच्चे की आयु 6 वर्ष पूर्ण होना जरूरी है। इसके तहत तय किया गया है कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में कक्षा पहली में प्रवेश लेने वाले बच्चे की आयु 31 दिसंबर 2020 तक 6 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए। इस मानक को पूर्ण करने वाले बच्चे को ही इस शैक्षणिक वर्ष के तहत कक्षा पहली में प्रवेश मिलेगा। इस समय पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में मानो आग लगी हुई है और विगत कुछ सप्ताह से पेट्रोल व डीजल की दरें लगातार बढ़ रही हैं। विगत एक सप्ताह के भीतर अमरावती शहर में पेट्रोल 1 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर और डीजल 1 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हुआ है। अमरावती में विगत 25 नवंबर को पेट्रोल की दरें 89 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर और डीजल की दरें 79 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर थी। वहीं गुरुवार 3 नवंबर को पेट्रोल 90 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर और डीजल 80 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिका। मनपा द्वारा चलाई जा रही पीएम आवास योजना के निर्माणाधीन घरकुलों के लाभार्थी तय करने हेतु प्रस्तावित लकी ड्रॉ को शिक्षक विधायक पद के चुनाव की मतगणना खत्म होते ही निपटाया जाएगा और आगामी 5 दिसंबर तक इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। इस आशय की जानकारी पीएम आवास योजना के अभियंताओं द्वारा दी गई है। बता दें कि यह लकी ड्रॉ शिक्षक विधायक पद के चुनाव हेतु जारी की गई आचार संहिता की वजह से प्रलंबित रखी गई थी। जिले में गुरुवार 3 दिसंबर को कोरोना के 70 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,068 पर जा पहुंची। गुरुवार को आरटीपीसीआर टेस्ट में 49 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 21 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 2 अल्पवयीन बच्चों सहित 45 पुरुषों व 23 महिलाओं का समावेश रहा। इसमें अमरावती शहर के 50 और ग्रामीण इलाकों के 20 लोग शामिल हैं। गुरुवार को 79 कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज मिला। जिले में अब तक 17,199 लोग कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय 246 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं मनपा क्षेत्र में 86 और ग्रामीण क्षेत्र में 157 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 489 है। इसके अलावा गुरुवार को कोरोना संक्रमण के चलते एक मरीज की मौत हुई है। जिले में अब तक कुल 380 लोग कोरोना संक्रमण की वजह से दम तोड़ चुके हैं। स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यरत तथा सभी तरह के सामाजिक व धार्मिक कार्यों में अग्रसर रहने वाले प्रवीण बुंदेले उर्फ लच्छू भैया ने खुद कोविड मुक्त होने के बाद अपने ब्लड ग्रुप से मैच करने वाले 2 कोरोना संक्रमितों की जान बचाने हेतु पीडीएमसी के ब्लड बैंक पहुंचकर अपना प्लाज्मा दान किया। इस सेवा कार्य हेतु शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह व पुलिस उपायुक्त यशवंत सोलंकी व शशिकांत सातों ने पुलिसकर्मी प्रवीण बुंदेले का अभिनंदन किया है। विगत रविवार को लापता हुए और सोमवार की सुबह घर के कुएं में मृत पाए गए 1.5 माह आयु वाले धैर्य परमार के अपहरण व हत्या के मामले की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है और पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। इसी बीच गुरुवार की सुबह धैर्य परमार के पिता मनीष कामेश्वर परमार का बिहार से अमरावती आना हुआ और यहां आते ही वे सीधे राजापेट पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर राजापेट थाने के अधिकारियों द्वारा उनसे पूरा दिन बातचीत करते हुए उनका विस्तृत बयान दर्ज किया गया। इस दौरान पुलिस ने मृत बच्चे के पिता मनीष सिंह से उनके पारिवारिक रिश्ते के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। शहर से सटे तालाब परिसर पर विगत 1 दिसंबर को राखी चिखलिया यानी ग्रे फ्लावर नाम का दुर्लभ प्रजाति वाला विदेशी पक्षी देखा गया है।
शहर के पक्षी निरीक्षकों व वन्यजीव छायाचित्रकारों ने अपने नियमित पक्षी निरीक्षण के दौरान मंगलवार की सुबह अकेले ही आए इस विदेशी मेहमान के छायाचित्र लेते हुए उसकी जानकारी अपने पास दर्ज की है। अमरावती मनपा के सभी विभाग प्रमुखों सहित सभी मनपा कर्मचारी बिल्कुल सही समय पर अपने काम पर उपस्थित रहें। इस हेतु अंगूठे सहित चेहरे की पहचान करने वाली बायोमेट्रिक प्रणाली मनपा मुख्यालय व पांचों जोन कार्यालय सहित कार्यशाला व अग्निशमन विभाग में एक साथ लगाई जाएगी, जिसके लिए जल्द ही निविदा प्रक्रिया पर अमल किया जाएगा। इससे पहले मनपा में अधिकारियों व कर्मचारियों की हाजिरी के लिए थंब इम्प्रेशन वाली पद्धति उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन यह पद्धति पुरानी और आउटडेटेड हो गई है। ऐसे में थंब इम्प्रेशन वाली मशीनों को हटाकर उनके स्थान पर बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी। ऐसी जानकारी मनपा उपायुक्त अमित डेंगरे द्वारा दी गई है। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ देश की राजधानी नई दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने हेतु अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति व अमरावती जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल की ओर से गुरुवार 3 दिसंबर को इरविन चौराहे पर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक के पास मानव श्रृंखला साकार की गई। इस आंदोलन में प्रमुख रूप से अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र राज्य क्षेत्र मजदूर यूनियन तथा आईटेक व सीटू से संलग्नित सभी संगठित व असंगठित कामगार संगठन एवं राज्य कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। दिल्लीच्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी या सरकारला इशारा देतो की जर हे काळे शेतकरी विरोधी कायदे आणि कामगार विरोधी कायदे जे सरकारने केले हे जर त्वरित मागे घेतले नाही तर यापेक्षाही तीव्र आंदोलन सरकारच्या विरोधात देशामध्ये पेटेल। शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मनपा प्रशासन द्वारा 1.5 वर्ष पूर्व अमरावती शहर में 26 स्थानों पर स्मार्ट प्रसाधन गृह स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें से अब तक केवल 6 प्रसाधन गृहों का ही काम हुआ है और 20 प्रसाधन गृहों का निर्माण जगह के अभाव में अटका हुआ है। इस कार्य हेतु निधि की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रसाधन गृह बनाने के लिए जमीन ही उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा इससे पहले जो 6 प्रसाधन गृह तैयार किए गए थे उसमें से 2 प्रसाधन गृहों को कोरोना संक्रमण खतरे की वजह से शुरू नहीं किया गया और उन पर अब तक ताला लटका है। इन दोनों प्रसाधन गृहों को कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद शुरू किया जाएगा। वहीं मनपा प्रशासन द्वारा शहर में शेष 20 प्रसाधन गृह बनाने के लिए अपने स्तर पर लगातार जगह की तलाश की जा रही है। केंद्रीय वखार महामंडल की बडनेरा रेलवे के माल धक्के पर वर्ष 2016 के बाद पहली बार गेहूं लेकर मालगाड़ी की रैक पहुंची है। इस रैक का सांसद नवनीत राणा के हाथों पूजन किया गया। वहीं माथाड़ी कामगारों ने सांसद नवनीत राणा का भी स्वागत किया। बडनेरा रेलवे स्टेशन माल धक्का दुर्गापुर रोड पर स्थानांतरित होने के बाद यहाँ पर किसान और नागरिकों की दृष्टि से आवश्यक रहने वाले जीवनावश्यक अनाज व खाद को उतारना चढ़ाना अपेक्षित था, लेकिन वर्ष 2016 के बाद से यहाँ पर आज तक कभी कोई रैक नहीं पहुँची। वहीं रैक अकोला और धामनगांव में खाली की जा रही थी। माथाड़ी कामगारों ने इस बारे में सांसद नवनीत राणा का ध्यान आकृष्ट कराया था, जिसके बाद सांसद नवनीत राणा अपने साथ माथाड़ी कामगारों को लेकर दिल्ली पहुंची और केंद्रीय अन्न उपभोक्ता मंत्री राव साहब दानवे और तत्कालीन अन्न आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान के साथ इस संदर्भ में बैठक ली गई थी, जिसके बाद बडनेरा रेलवे स्टेशन के माल धक्का पर रैक भेजने का निर्णय लिया गया था। जिले में बुधवार को एक ही दिन में हत्या की 2 वारदातें सामने आई है। पहली वारदात चांदूर बाजार तहसील के सिराजगांव कस्बा में सामने आई। वहीं दूसरी वारदात राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के जेवर नगर परिसर में घटित हुई। एक ही दिन में 2 कत्ल होने से जिले में सनसनी मची हुई है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले जेवर नगर में पुरानी रंजिश के चलते 4 युवकों ने विवेक उर्फ गोलू विकास चोपकर पर चाकू से कातिलाना हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं सिराजगांव कस्बा थाना क्षेत्र में शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर 3 युवकों ने सुधाकर भुरमुदे पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस आयुक्त कार्यालय में शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने बुधवार को ऑपरेशन मुस्कान के 9वें चरण को प्रभावी रूप से अमल में लाने के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में जिला व महिला बाल विकास कार्यालय, बाल कल्याण समिति, दिशा संस्था, चाइल्ड लाइन, जिला बाल संरक्षण कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। इस बैठक में गुमशुदा बच्चों को ढूंढकर उन्हें उनके अभिभावकों के पास कैसे पहुँचाया जाए और सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों को भीख मांगने के काम से दूर रखा जाए, इस हेतु उपाय योजनाओं पर चर्चा की गई। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जूना बाईपास रोड पर मनोर मंगल कार्यालय के सामने मोटरसाइकिल पर आए 2 अज्ञात बदमाश एक छात्र का मोबाइल छीनकर भाग गए। गणेश नगर में रहने वाला प्रसाद पातुर्डे नामक छात्र बुधवार की रात 8 बजे के दौरान अपने घर से गुंडबाबा मंदिर के पास स्थित चाइनीज फूड खाने के लिए पैदल निकला था। इस दौरान मनोर मंगल कार्यालय के पास बडनेरा रोड के जूने बाईपास से गुजरते समय वह मोबाइल पर कॉल आने के बाद बात कर रहा था। तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश आए और उन्होंने प्रसाद का हाथ मरोड़ते हुए उसके पास का मोबाइल जबरन छीना और दस्तू नगर की ओर भाग गए। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित होटल सोशल स्क्वायर बुधवार की रात 11 बजे तक शुरू था। इस दौरान राजापेट पुलिस की गश्ती टीम जब यहां पहुंची तो वहां पर कोरोना प्रतिबंधात्मक सुरक्षा की दृष्टि से कोई उपाय योजना भी नहीं पाई गई।
और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा था, जिसे देखते हुए पुलिस ने विनोद भोजवानी, नरेश भोजवानी और समाधान नगर में रहने वाले शशिकांत वाघमारे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें समझाइश देकर रिहा किया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।